जो ये एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये एनसीईआरटी सीरीज सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए। यह एनसीईआरटी सीरीज जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, एसटेट का एग्ज़ाम हो, बिहार टेट का एग्ज़ाम हो, या और भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो जिसके अंतर्गत जीएस का पोर्शन आता होगा। कोई भी एग्ज़ाम हो जिसके अंतर्गत जीएस आता हो और जीएस के अंतर्गत सोशल साइंस आती हो, उस हर एक एग्ज़ाम के लिए ये जो सीरीज़ है बहुत ही बेनिफिशियल है। और एक बात ये बता दें कि इस सीरीज़ में हम लोग एनसीईआरटी एकदम चैप्टर वाइज एक एक लेसन को पूरे डिटेल वे में पढ़ा जाएगा, वो भी लाइन बाय लाइन पढ़ा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी सिर्फ किसी एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इंडिया का शायद ही ऐसा कोई एग्ज़ाम होगा जिसके अंतर्गत एनसीईआरटी नहीं पूछी जाती हो। आएगा तो एनसीईआरटी से ज़रूर उसमें क्वेश्चन आता है। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिशियल है। यदि आप लोग इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो इस सीरीज़ से जुड़िए और अपनी पढ़ाई को एक नया दिशा दीजिए। नमस्कार, हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो हम लोग फ्रेंड्स एनसीईआरटी फ़िल्टर सीरीज कर रहे हैं, उसमें क्लास 6 की जो हिस्ट्री हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 की जो हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे अतीत 2 कक्षा 7 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक। तो चलिए इसके अंतर्गत देखते हैं कि इसमें विषय सूची के अंतर्गत जो फर्स्ट लेसन है वो दिया है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। जो लेसन सेकेंड है राजा और उनके राज्य, इसके बारे में पढ़ना है। लेसन थर्ड जो है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी के बारे में। लेसन 4 मुगल वंश के बारे में पढ़ना है, मुगल के बारे में 16वीं से 17वीं शताब्दी। लेसन 5 जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, उसके बारे में पढ़ना है। लेसन 6 जो दिया है ईश्वर से अनुराग। लेसन 7 है क्षेत्रीय संस्कृतियों का वर्णन। और लेसन 8 है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। ये हम लोग का जो टोटल जो नी वाली एनसीईआरटी आई है उसमें। तो चलिए देखते हैं लेसन 1 में क्या क्या चीज़ें दी हैं, इसको पढ़ा जाए। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। एक मानचित्र बनाया गया है, बोला है कि मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। अरब भूगोलवेत्ता अल इंद्रिसी ने 1154 में बनाया था। जो मानचित्र फर्स्ट है ये ऊपर में दिया गया, इसको भूगोलवेत्ता अल इंद्रिसी ने इसको बनाया था, उसी के बारे में बोला जा रहा है। वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। जो यह मानचित्र बना है दुनिया के छोटे बड़े मानचित्र का ही एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 ईस्वी में बनाया था। और जो मानचित्र 2 है जो नीचे दर्शाया गया, नीचे दिया है, इसको एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने बनाया था 1720 ईस्वी में। इसके बारे में बोला जा रहा है। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इंद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जो पहले के नक्शे हैं और जो अल इंद्रिसी ने बनाया था उस नक्शे में काफ़ी अंतर है, चेंजेस, बदलाव हैं। जगहों के नाम अरबी में दिए गए और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदलती गईं। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, उससे विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए नक्शों का इस्तेमाल करते थे। जो यूरोप वगैरह या नाविक वगैरह जो व्यापारी थे वो लोग नक्शे का इस्तेमाल करके ही एक देश से दूसरे देश तक जाते थे। अगली चीज़ इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज़ों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने मानचित्र को देख लिया और नेक्स्ट जो अगली चीज़ दी है वो दी है
नई और पुरानी शब्दावली, जो मानचित्र बने तो उसमें क्या क्या नई और पुरानी शब्दावली क्या जुड़ती गई उसके बारे में दिया है। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राजा भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो मिनहाज ए सिराज ने किया था। तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेशन कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा है, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। हिंदुस्तान के बारे में बोला गया है। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसे सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज उसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई अनजान व्यक्ति, मतलब विदेशी किसको बोला जाता था, जो कोई अनजान व्यक्ति हो जो किसी गांव में आया हो उसको विदेशी बोला जाता था। जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ऐसा व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। विदेशी को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे, क्योंकि वो उसी जाति धर्म एक ही में रहते थे, गांव में रहते थे, इस वजह से वो लोग विदेशी नहीं थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार के बारे में पढ़ना कि इतिहासकार क्या होता है और उनके स्रोत क्या क्या थे। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्यों, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर है। पर कुछ बातें पहले ही काफ़ी भिन्न हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर भी उपलब्ध होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। जो कागज़ था उसका इस कार्यों में इस्तेमाल किया जाता था।
धनी व्यक्ति, शासक, जनमठ तथा मंदिर पांडुलिपि एकत्र किया करते थे। जो धनी व्यक्ति थे वो लोग जनमठ, पांडुलिपि वगैरह एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों की बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। पांडुलिपियों का प्रयोग करना, पढ़ना बहुत ही कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलवीस हाथ से पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। मतलब पांडुलिपि को देख के हाथ से नकल करके लिखते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ मोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहती हैं। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गईं। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हम लेखक की मूल पांडुलिपियां शायद ही कहीं मिलती है। हमें लेखक की मूल पांडुलिपियां शायद ही कहीं मिलती हैं। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकार को एक ही ग्रंथ विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 ईस्वी में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबी पड़ी है। इसके बारे में हम लोग ने देख लिया। कुछ यहाँ पे चीज़ें छूट रही थी, उसको भी देख लिया जाए। जैसे कि हाँ, यहाँ पे नीचे है ये चीज़ें। कागज़ का मूल्य क्या था? 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि ढो डाली जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल किया। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती हो और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट देता हो। पर पुराने समय के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं होता था। और यहाँ पर भी एक ये जो रेड कलर की पट्टी में अभिलेखागार, ये चीज़ें छूट गई थी। अभिलेखागार का मतलब ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों का संग्रहित किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? अभिलेखागार बोला जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। ये हो गया। फर्स्ट में यह एक लघु चित्र की प्रकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक इमेज दिया गया है, इसी के बारे में बोला है कि कोई लिपिक है जो क्या कर रहा है, किसी पांडुलिपि, जैसे ये पांडुलिपि लिया है, इसकी नकल करके दूसरी पांडुलिपि लिख रहा है, छाप रहा है। इसी के बारे में बताया है। नेक्स्ट जो अगली चीज़ दी है, हाँ, ये चीज़ें छूट रही थी। लिखावटों की विभिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तक लिपियां बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखी जाती थी। जो नस्तक लिपि थी वो क्या होती थी? बाईं ओर से धारा प्रवाह के रूप में जोड़कर लिखी जाती थी। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता था। जो नस्तक लिपि थी, जो फारसी और अरबी के जो जानकार थे वो लोग आसानी से इसको पढ़ लेते थे। शिकस्त लिपि दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। जो यहाँ पर दिया गया ये इसको शिकस्त लिपि बोला जाता है और ये नस्तक लिपि यहाँ पे है। तो जो
फारसी वगैरह के जो जानकार लोग थे वो नस्तक लिपि आसानी से पढ़ लेते थे, लेकिन जो ये शिकस्त लिपि थी इसको पढ़ना बहुत ही कठिन होता था। ये हम लोगों ने देख लिया है, इसको पढ़ चुके हैं। अगली चीज़ क्या है, हाँ यहाँ से पढ़ना है। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भरी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि वे पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल होता था। इस उपमहाद्वीप के में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसल उन लोगों के साथ साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा है। ये नए सामाजिक और इसके बारे में बोल रहा है। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। राजपुत्र का मतलब क्या होता है, राजा का पुत्र। 18वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपुत्र शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं है, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूत की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम मुख्यतः लिपिकों के मुंशियों का कार्य करने वाली जाति थी। जो सिख थे, मराठा थे, जाट वो थे, ये लोग मुख्य रूप से मुंशी का काम या लिपि का काम ये लोग करते थे। आदि समूहों में भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्र में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी और पूरे तौर से पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन होने के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषक के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाज के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं हैं। किसी जाति विशेष के सदस्यों को हाथ में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। जो लोग उनके सदस्य थे, जो मालिक थे, उनका आदर सम्मान करने के लिए, व्यवहार करने के लिए क्या करते थे, नियम बनाते थे लोग अलग अलग जातियों के। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था।
लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव पर मुखिया का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई भरी होती थी। ये गांव और साम्राज्य के बारे, किसके बारे में था हम लोग पढ़े हैं, जो दिया है कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में। समाप्त हो गया। अगली चीज़ जो है क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में देखा जाएगा। चोल के बारे में अध्याय 2 में, तुगलक अध्याय 3 में, या मुगल अध्याय 4 में। जैसे बड़े बड़े राज्य के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट अध्याय 2 या 3 में 4 में पढ़ा जाएगा इनके बारे में। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 जो इनका शासनकाल है की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ है और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता है। गौड़, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि विभिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना में के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभिमान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। साथ ही वे यह समझने की कोशिश भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते थे। इस नीली पट्टी में दिया, इसको बारे में देख लिया जाए। मिस्र के शहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अवसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्य में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, जो इस मानचित्र को किसने बनाया है, मिस्र के शहाबुद्दीन उमरी द्वारा यह मानचित्र बनाया गया। और इसमें किसके बारे में बताया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन काल था वो दिल्ली था, उस दिल्ली के शासन काल के बारे में इसमें बताया गया इस मानचित्र में। और अगली चीज़ क्या दी है इसमें, यहाँ से हम लोग को देखना है कि भाषा तथा क्षेत्र के बारे में देखा जाए। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, मद्रासी, दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, अंबरी, मतलब अलग अलग। उन्होंने जो अमीर खुसरो थे उन्होंने बताया कि हर एक क्षेत्र में, हर एक देश में क्या है, हर एक राज्य की अपनी अलग अलग भाषा है। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र में की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है। संस्कृत को बोला जाता है यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण ही जानते थे, आम जनता नहीं जानती थी। नेक्स्ट अगली चीज़, हाँ इसको पढ़ना है। सन 700 तक कई क्षेत्र के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृति विशेषताएं स्पष्ट हो गई थीं। अध्याय 7 में आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थीं। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश उनके क्षेत्र में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। जो मुगल वंश था उसका समाप्ति पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों में जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था उससे क्षेत्र की प्रकृति बदलती गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भागों पर फैली थी। इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थीं। इन परंपराओं में कुछ एक महत्वपूर्ण, दूसरी से भिन्न और एक समान होती थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की
प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपती थी, हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रहती थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों पर प्रभाव भी उन पर पड़ा। और नेक्स्ट चीज़, पुराने और नए धर्म के बारे में, जो पुराने और नए धर्म थे उनके बारे में क्या दिया है। इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठनों से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्था में परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता इत्यादि। संस्कृत ग्रंथ के नाम ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों को विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सकते थे। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत के पहल सदी के व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाते थे, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थ उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायियों भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली के मुसलमान की विषमता नेता माने जाते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफा के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांतकार हैं कि विभिन्न परंपराओं में महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समाप्त हुआ। अगली चीज़, समय और इतिहासकार के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि वे केवल घंटे, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते थे। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठनों में आने वाले परिवर्तनों को झलकता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषताओं वाले रखने वाले बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांटा दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता
की भी अपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेशन था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर कृषि कर्मी, शहरों और गांव के निवासी और प्रारंभिक दौरों के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाज के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी संगठनों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं या 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न थी, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाइयों के रूप में देखना समस्याओं का से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था, उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन हजारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप में समाज के प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तकों को पढ़ते समय आप परिवर्तनों के चिन्हों तथा यह सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो भी पढ़ रहे हों उसकी तुलना आप पिछले पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ संभव हो तो हम लोग का जो NCERT क्लास 7 की जो लेसन फर्स्ट है ये कंप्लीट हुआ और लेसन सेकंड जो है उसको देखा जाए। लेसन सेकंड है वो क्या है, राजा और उनके राज्य। इसके बारे में हम लोग को नेक्स्ट क्लास में देखना है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।